दोपहर 3:30 बजे। जयश्री हॉल में बैठी बार बार घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। आद्रिका एग्जाम देने गई हुई थी। कुछ देर बाद बेल बजी। जयश्री ने भागकर दरवाजा खोला। सीमा ही थी। सीमा अंदर आई। जयश्री ने दरवाजा बंद करके कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सीमा सोफे पर बैठते हुए बोली, प्रियंका की पूछताछ बंद ही नहीं हो रही थी। जयश्री ने घबरा कर कहा, क्या कहा तुमने उसे? कहीं बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आई हो? सीमा ने कहा, नहीं, उसे बहाना लगा दिया कि थोड़ा राशन लेने जा रही हूँ, और तुम्हें तो पता ही है प्रियंका का कि कितनी पूछताछ करती है। जयश्री ने सर हिला दिया। फिर सीमा बोली, कहाँ है पार्सल? जयश्री ने कहा, कमरे में, वहीं चलो। दोनों फिर सीधा कमरे में गई। जयश्री ने लॉकर से वो बॉक्स निकाला और बेड पर रखा। दोनों बेड पर बैठ गई। सीमा ने बॉक्स को हाथ में लिया और कहा, हर हर महादेव। इतना बोल सीमा ने वो बॉक्स खोलना शुरू किया। बॉक्स की रैपिंग खोलकर उन्हें उसमें 2 बक्से दिखे। एक बक्सा बहुत ही कीमती लग रहा था। उस पर हीरे जड़े हुए थे। बहुत ही रॉयल और पुराना बक्सा लग रहा था। और वहीं दूसरा बक्सा ब्लैक कलर का प्लेन बक्सा था। हीरे जड़े बक्से को देख जयश्री की आंखें बड़ी हो गई। जयश्री बोली, सीमा, ये बक्सा मुझे राजा साहेब ने दिया था जब मैं पेट से थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि बेटी होगी, और उन्होंने कहा था कि ये बक्सा होने वाली राजकुमारी को दिया जाएगा। लेकिन वहां से आने वक्त ये बक्सा मैं वहीं छोड़ आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी याद मेरे साथ वहां से आए। ये सुनकर सीमा की आंखें बड़ी हो गई। उसने वो बक्सा खोला। उसमें एक राजसी हार था सोने का, जो कि बेशक कीमती हीरो से जड़ा हुआ था। इतना खूबसूरत हार देखकर सीमा हैरान रह गई। जयश्री ने वो हार अपने हाथों में लिया और कहा, ये हार उदयपुर की होने वाली राजकुमारी को मिलना है, यानी कि आदि। सीमा ने कहा, लेकिन उसने ये हार क्यों भेजा है? जयश्री भी सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, राजा साहब ने मुझसे कहा था कि ये हार हम अपनी बेटी को तब पहनाएंगे जब जब वो। इसके आगे जयश्री के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। सीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आगे कहो जया। सीमा की आंखें बड़ी हो गईं। वो बोली, जया, आदि का जन्मदिन तो परसों है। जयश्री की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, वो इंसान मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर चला जाएगा सीमा, मुझसे दूर ले जाएगा। सीमा ने कहा, शांत हो जाओ तुम। अभी हमने दूसरा बक्सा नहीं खोला। इसे पहचानती हो तुम? जयश्री ने ना में सर हिला दिया। सीमा ने एक गहरी सांस ली और वो बक्सा खोला तो उसमें एक खत और एक घड़ी थी। घड़ी पर टाइमर लगा हुआ था, जिसमें 12 घंटों का वक्त दिख रहा था, जो अपनी गति से घटता चला जा रहा था। दोनों को उस टाइमर से कुछ भी समझ नहीं आया। सीमा ने वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय श्री। ये सुनकर जयश्री ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। खम्बा करी रानी साहब, क्या लगा हम आपको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे? क्यों भूल जाती हैं आप कि हम कौन हैं? अगर चाहते तो उसी दिन वापस ले आते, लेकिन जब आपके जाने की वजह पता चली तो हमें रुकना पड़ गया। श्री, आप हमें छोड़कर चली गई। कम से कम एक बार बात तो कर लेती। जानती हैं कितना दुख हुआ हमें। पता नहीं कितनी ही रातें जागे हमने आपको कितना याद किया, ये तो हम खुद नहीं जानते। श्री, आपने हमारी एक गलती की सजा हमसे हमारी बेटी दूर करके दी है, लेकिन अब सजा का अंत है। एक दादी सा अपनी पोती, छोटे भाई बहन अपनी बड़ी बहन, और एक बाप अपनी बेटी का सालों से इंतजार कर रहा है। हमें आपसे बहुत नाराजगी है कि आपने एक राजकुमारी, हमारी बेटी देवराज सिंह राठौर की बेटी को एक छोटे से घर में रखा। पता नहीं उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। हमने आपसे कभी भी बेटी की उम्मीद नहीं की, बल्कि हमें तो शुरुआत से ही एक बेटी चाहिए, और आप उसे भी हमसे दूर ले गई। लेकिन अब नहीं, अब हम अपनी बेटी से और दूर नहीं रह सकते। बड़े राजा साहिब की बनी वसीयत के हिसाब से हमारी बेटी 22 साल की उम्र में सारी जायदाद की इकलौती वारिस बनती है। उसे ये सब संभालना अब आना ही होगा। आपने उस गलती की सजा हमें तो दे दी, लेकिन हमारी बेटी को भी दे दी। उसे ये बताया कि हम मर चुके हैं। श्री, सच में हम आपसे बहुत नाराज हैं। श्री, आपको हम कैसे बताएं कि हम आज भी सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। वो जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, जिसे आज तक मैं पछता रहा हूँ। चलो अब इसे एक तरफ करो, मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अगर अभी सभी गिले शिकवे ऐसे लिखने लगा तो शायद तुम्हें पढ़ते पढ़ते सालों लग जाए, क्योंकि हमारे गिले शिकवे बहुत हैं आपसे। ये जो टाइमर आप देख रही है ना, इतने समय में अगर हमें हमारी बेटी और हमारी पत्नी उदयपुर में नहीं मिले तो हम वो करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हम उस जगह का ही खात्मा कर देंगे जिस वजह के कारण आपको यहाँ से जाना पड़ा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस बार का जन्मदिन हमारी बेटी अपने परिवार के साथ मनाए। तो अगर उतने समय तक आप नहीं पहुंची श्री, तो हमारे हाथ खून से रंग जाएंगे। घड़ी खम्मा, आपके पति देव। पूरा खत सुनकर जयश्री की आंखों में बेहिसाब गुस्सा और दर्द था। जो सालों का दर्द और गुस्सा उसके अंदर दफन था, वो शायद अब बाहर आने वाला था। सीमा और जयश्री पार्सल खोलते हैं। उसमें उन्हें 2 बक्से मिलते हैं। एक बक्से में बेशकीमती हार होता है और दूसरे में एक टाइमर के साथ एक खत, जिसमें जयश्री से काफी गिले शिकवे लिखे होते हैं, और एक धमकी भी होती है कि अगर वो आद्रिका के साथ उदयपुर नहीं पहुंची टाइमर के दिए वक्त में, तो वो किसी का खून कर देगा। टाइमर में 12 घंटों का वक्त दिया होता है। कुछ ही देर बाद जयश्री शांत हो गई। सीमा ने जयश्री से कहा, अब क्या करने का इरादा है जया? जयश्री ने कहा, कुछ नहीं समझ आ रहा सीमा। मैं नहीं जाना चाहती वापस वहाँ, लेकिन मैं किसी का अपनी वजह से खून भी नहीं होने देना चाहती। क्या करूँ?
सीमा ने कहा, अगर तुम उदयपुर चली गई तो आदि के सवालों के जवाब क्या दोगी? जयश्री ने सर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं, इतनी मुश्किल से उन यादों से बाहर आई हूँ और अब वापस वहां जाना होगा। सीमा ने कहा, जया देख, तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक राय मान। एक बारी वहां जा और राजा साहेब को अपनी सफाई देने का मौका दे। क्या पता ऐसा कुछ हो जो तुम्हें पता ना हो। क्या पता जिस बात का गुस्सा और दर्द तुम इतने सालों से अपने अंदर दबाए बैठी हो वो बेवजह हो, और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ तुम्हारे कारण किसी का खून कर देगा। जयश्री ने कहा, सही कह रही हो, मुझे वहां जाना ही होगा, वरना किसी के खून का पता नहीं। लेकिन अगर उसने मुझसे आदि को किसी और तरीके से छीनने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? सीमा ने कहा, सही कहा तुमने, अभी तो फिर भी वो तुम्हें उसके साथ बुला रहा है। कुछ देर बाद सीमा वहां से निकल गई। उसने घर के बाहर आकर चारों तरफ नजर दौड़ाई और कॉलोनी के बाहर पार्क की झाड़ियों के पीछे चली गई। वहां अजय सिंह था। सीमा ने अजय सिंह से कहा, वो उदयपुर जाने के लिए तैयार है, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। अजय सिंह ने पहले किसी को फोन लगाकर कहा, खम्मा गड़ी राजा साहेब, रानी साहेब आने के लिए मान गई, क्या आप उनकी दोस्त की बेटी को आजाद कर दें? सामने से कुछ कहा गया और अजय सिंह ने जी कहकर फोन काट दिया। उसने फिर से सीमा से कहा, आप घर पहुंचे, आपकी बेटी पहुंच जाएगी। सीमा सिर हिलाकर चली गई। उसने मन ही मन कहा, जया, मुझे माफ कर दो। वहीं दूसरी तरफ जयश्री एक कश्मकश में बैठी हुई थी। उसने खुद से कहा, आदि को क्या बताऊंगी? हे महादेव, आपने मुझे अब ये कैसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। जाना तो मुझे होगा ही, वक्त भी सिर्फ 12 घंटों का बचा है, जिसमें से 1 घंटा तो निकलने ही वाला है। जयश्री सर पकड़कर बैठ गई। शाम 7:30 बजे आद्रिका घर पहुंची। वो सीधा जयश्री के कमरे में गई। वहां जयश्री कपड़े पैक कर रही थी। उसे ये करते देख आद्रिका ने कहा, माँ, हम कहीं जा रहे हैं। आद्रिका की आवाज सुन जयश्री ने उसकी तरफ देखा और पूछा, एग्जाम कैसा हुआ? आद्रिका ने कहा, अच्छा हुआ, आप बताओ कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? जयश्री ने कहा, मेरी गुड़िया का जन्मदिन आ रहा है तो सोचा कहीं बाहर मनाया जाए, इसलिए हम दोनों उदयपुर जा रहे हैं और मैं तेरी कोई नानुकुर बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी रात 10 बजे की फ्लाइट है। आद्रिका ने हैरानी से कहा, माँ, ऐसे अचानक? जयश्री ने उसे टोकते हुए कहा, पैकिंग कर जाकर। जब आद्रिका ने देखा कि जयश्री उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो वहां से चली गई। अपने कमरे में आकर उसने अपना बैग सोफे पर पटक दिया। उसने अपना फोन लिया और किसी को फोन लगाकर कहा, अभी आकर मिलो। कुछ देर बाद आद्रिका के फोन पर मैसेज आया। मैसेज पढ़कर वो धीरे धीरे नीचे गई। उसने जाकर घर का दरवाजा खोला तो सामने अर्णव था। उसने अर्णव को चुप रहने का और ऊपर जाने का इशारा किया। अर्णव ऊपर चला गया। आद्रिका किचन में गई। उसने 2 गिलास में जूस डाला और ले गई। कमरे में आकर उसने जूस का गिलास अर्णव की तरफ बढ़ाया। अर्णव ने गिलास ले लिया और कहा, अचानक क्यों बुलाया, क्या हुआ? आद्रिका ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए उदयपुर जाना होगा। उदयपुर, राठौर पैलेस। एकदम शाही महल था राठौर पैलेस। पैलेस के अंदर एक औरत सब पर चिल्ला रही थी, अरे ढंग से लगाओ फूल, ये मेरी बच्ची का पसंदीदा फूल है। हाँ, अच्छे से, वहां भी, मेरी बच्ची का जन्मदिन है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। एक नौकरानी बोली, कोई कमी नहीं रहेगी रानी साहेब। वो औरत बस मुस्कुरा दी। ये थी काव्या। तभी उसकी नजर राठौर पैलेस के मेन दरवाजे से आते हुए देवराज पर पड़ी। देवराज घर की सजावट होती देख बोला, इतनी सजावट क्यों हो रही है? काव्या उसके पास गई और बोली, हमारी राजकुमारी आ रही है राजा साहेब, तो सजावट तो बनती है ना? देवराज ने फूलों को देखते हुए कहा, इन फूलों से राजकुमारी को एलर्जी है। काव्या बोली, राजा साहेब, ये फूल हमारी राजकुमारी के पसंदीदा फूल हैं, आप कुछ नहीं जानते। देवराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओह, तो आप आंचल की बात कर रही हैं? काव्या बोली, और किसकी करूंगी, राजकुमारी तो वही है। देवराज ने उसे घूरते हुए कहा, उदयपुर की राजकुमारी और होने वाली रानी साहेब आद्रिका सिंह राठौर है, ना कि आंचल, भूलिएगा मत। और वो आज रात यहाँ आ रही है। काव्या गुस्से से बोली, आद्रिका कौन है? देवराज ने कहा, हमारी और श्री की बेटी। फिर नौकरों से, ये सारी सजावट हटवा दो। आप सभी की रानी साहिब जयश्री सिंह राठौर और राजकुमारी आद्रिका सिंह राठौर आ रहे हैं। उनके लिए शाही से भी शाही स्वागत होनी चाहिए। फिर काव्या को घूरते हुए, हमें उनके स्वागत में किसी भी तरह की कमी नहीं चाहिए और ना ही उन्हें किसी बात को लेकर तकलीफ होनी चाहिए। इतना बोल वो अपने कमरे में चले गए। सभी नौकर देवराज का कहा मानकर सारी सजावट हटाने लगे। काव्या ने गुस्से में कहा, इतनी मुश्किल से उस जयश्री को यहाँ से निकाला था और अब वो फिर से आने लगी है। मैं ये महल नुमा पैलेस और सारी जायदाद उसकी बेटी की नहीं होने दे सकती। रानी की गद्दी पर तो मेरी आंचल ही बैठेगी। वही शिमला में आद्रिका की बात सुनकर अर्णव के मुंह से सारा जूस बाहर निकल आया। वो हैरानी से उसे देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। उसने गिलास टेबल पर रखा और आद्रिका का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। आद्रिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनु, माँ चाहती है कि मैं इस बार अपना जन्मदिन कुछ खास तरीके से मनाऊं, तो हम उदयपुर जा रहे हैं। अर्णव ने मन ही मन कहा, माँ चाहती है या बाप? अर्णव ने कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं मनाना चाहती? आद्रिका ने कहा, मनाना चाहती हूँ, लेकिन माँ नहीं मानेगी और हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। अर्णव ने कहा, कब जा रही हो? आद्रिका ने कहा, आज रात 10 बजे की फ्लाइट है, 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अर्णव ने कहा,
ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ टच में रहना। अगर कोई खतरा महसूस हो तो मुझे बता देना। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नव ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम पैकिंग करो। आद्रिका ने फिर सिर हिला दिया। अर्नव जाने लगा लेकिन रुक गया। वो आद्रिका की तरफ मुड़ा। उसने आद्रिका का चेहरा फिर से अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो उसे पागलों की तरह चूमने लगा। आद्रिका को छोड़ने के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं था। आद्रिका भी उसका साथ दे रही थी। अर्नव ने अब एक हाथ उसकी गर्दन को पीछे से आहिस्ता से थाम लिया और एक हाथ से कमर को। वहीं आद्रिका ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। जब आद्रिका की सांसें उखड़ने लगी तो अर्नव रुक गया, लेकिन उसके होंठ आद्रिका के होठों से नीचे खिसक गए। उसने अपने होंठ उसकी कॉलर पर रख दिए। आद्रिका की पकड़ उसके कॉलर पर कस गई। वो फिर अपने होंठ उसके कान के पास ले गया और बोला, पागल हो रहा हूँ मैं तुम्हारे इश्क में आरू। तुमसे एक पल भी जुदाई नहीं चाहता मैं, लेकिन तुम्हारे उदयपुर जाने से पहले एक तोहफा देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए। आद्रिका ने उसकी आंखों में देखकर सहमति में अपनी पलकें झपका दी। अर्नव ने फिर पहले कमरे का दरवाजा लॉक किया और बालकनी को भी अच्छी तरह से बंद करके पर्दे लगा दिए। अर्नव फिर आद्रिका की तरफ बढ़ा। उसने फिर से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। अर्नव ने उसे चूमते हुए अपनी गोद में उठाया और बेड पर आहिस्ता से लिटा दिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक नजर देखा और फिर से एक दूसरे पर चुंबनों की बरसात शुरू कर दी। बाहर भी तेज बरसात होने लगी। अर्नव और आद्रिका कब एक चादर में लिपट गए दोनों को पता ही नहीं लगा। दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। अर्नव ने आद्रिका को सीने से लगाए कहा, मैं पागल हूँ तेरे इश्क में, न जाने कब से। देखते ही तुम्हें ये दिल खो सा गया। आया ना समझ ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मैं तुम्हें चाहने लगा। आखिर कैसे एक आवारा पागल हो गया तेरे इश्क में। अर्नव और आद्रिका उठते हैं और कपड़े पहनते हैं। उसके बाद अर्नव पूरी शिद्दत से आद्रिका का माथा चूम लेता है और उसके माथे से माथा टिकाकर बोला, मुझे रोज कॉल करोगी? अगर मेरी याद आए तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, इसके बाद उसने अपना माथा उसके हाथ से हटाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखना मत, वरना उस लड़के का खून कर दूंगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। आद्रिका ने नाराजगी से कहा, अच्छा जी, और आप लड़कियों की तरफ नजर उठाकर देखोगे? अर्नव ने फिर से उसका माथा चूम लिया और कहा, ना तो पहले कभी किसी लड़की को नजर उठाकर देखा था और अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अर्नव फिर शांत हो गया। आद्रिका मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। फिर अर्नव ने कहा, इस समुद्र में डूबने का हक सिर्फ तुम्हें है। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस पर्वत की ऊंचाई को छूने का हक सिर्फ तुम्हें है। अर्नव ने फिर हल्के से अपने होठों से उसके होठों को छू लिया और कहा, अपना ख्याल रखना। आद्रिका सिर हिला देती है। जैसे ही अर्नव जाने लगता है, आद्रिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्नव उसकी तरफ मुड़ता है। आद्रिका की आंखों में हल्की नमी थी। ये देख अर्नव ने झट से उसका चेहरा हाथों में भर लिया और कहा, क्या हुआ? आद्रिका की आंखों से आंसू टपक गया और वो बोली, पता नहीं क्यों, पर बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस नहीं मिल पाएंगे। आद्रिका, अर्नव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, ऐसा नहीं कहते, अब हम एक हैं। आद्रिका सिर हिला देती है। फिर अर्नव वहां से निकल जाता है। आद्रिका पैकिंग करने लगती है। अर्नव घर से बाहर निकलने की बजाय जयश्री के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जयश्री ने दरवाजा खोला। सामने अर्नव को देखकर वो हैरान हो गई और बोली, तुम यहाँ? अर्नव ने बिना किसी भाव के कहा, आरू के रिलेटेड बात करनी है, चलिए जरा। जयश्री और अर्नव कमरे में आते हैं। अर्नव ने फिर जयश्री से कहा, आरू मुझे सही सलामत यहाँ 1 हफ्ते बाद चाहिए। जयश्री ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहते हो? अर्नव ने कहा, आरू की सच्चाई से मैं अवगत हूँ। जानता हूँ कि वो उदयपुर की होने वाली रानी साहिब है और आप उसे उसके बाप से मिलवाने ले जा रही हैं, जिसने आपको धोखा दिया। ये सुनकर जयश्री घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुमने आदि को तो नहीं बताया? अर्नव ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। जयश्री ने राहत की सांस ली। अर्नव ने आगे कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे आरू सही सलामत चाहिए। अगर मुझे उसकी आंखों में एक भी आंसू होने की खबर मिली तो आय शपथ पूरा का पूरा उदयपुर उड़ा दूंगा। इतना बोल वो चला गया। जयश्री बेड पर बैठ गई और बोली, अब ये कौन सी आफत आ गई है हमारे सर? पहले पुरानी आफत से निपट लेते, बाद में इससे भी निपट लेंगे। कुछ देर में आद्रिका और जयश्री एयरपोर्ट चली गई। वहीं दूसरी तरफ पूरे उदयपुर में ये खबर फैल चुकी थी कि वहां की राजकुमारी और रानी साहिब आ रही हैं। सब उनके स्वागत के लिए तैयारियां करने में अपना अपना योगदान दे रहे थे। वहीं काव्या ये सब देखकर बहुत जल चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी नौकरानी साध्वी आई। साध्वी विशेष रूप से काव्या के लिए काम करती थी। साध्वी ने काव्या से कहा, रानी साहिब, देख लीजिए, छोटी राजकुमारी का भी तो जन्मदिन है, लेकिन उनके आने की किसी को भी नहीं पड़ी। सभी बड़ी राजकुमारी के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। काव्या ने गुस्से से कहा, राजा साहिब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें तो अब मैं बताती हूँ। इतना बोल वो वहां से देवराज के कमरे में चली गई।
देवराज के कमरे में वो बिना दरवाजा खटखटाए ही चली आई, जो बात देवराज को हरगिज पसंद नहीं थी। देवराज सोफे पर बैठे एक फाइल रीड कर रहे थे। जैसे ही उसने अपने कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ, उसने नजर उठाकर देखा तो काव्या को पाया। काव्या को देख देवराज गुस्से से बोला, बिना हमारी इजाजत के आपने यहाँ आने की हिमाकत भी कैसे की? काव्या ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, जयश्री और उसकी बेटी यहाँ नहीं रहेंगे, ये हमारा फैसला है। हाँ, एक और बात, उसकी बेटी रानी की गद्दी पर नहीं बैठेगी, आंचल बैठेगी वहाँ। और खबरदार, जो आपने जयश्री को रानी साहिब कहा तो। देवराज झट से उठा और उसने उसका गला पकड़ लिया और कहा, होती कौन हो ये फैसला लेने वाली? तुम जिन्हें उनके नाम से बुला रही हो ना, यहाँ की बड़ी रानी साहिब है। तुम तो उनके आगे नौकर की भी औकात नहीं रखती। अरे रानी वो होगी जो मेरी अर्धांगिनी होगी, मेरी पत्नी होगी, और मेरी पत्नी श्री है, थी और रहेगी। अगर तुमने उन्हें बेइज्जत करने की हिमाकत भी की तो तुम्हें उसका भुगतान अपनी बेटी की बलि देकर चुकाना होगा। उदयपुर की होने वाली रानी आद्रिका ही बनेगी। इतना बोल वो उसका गला छोड़ देता है और उसे बाहर निकलने को कहता है। काव्या के गले पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। उसने वहां से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। वहीं लगभग 2.5 घंटों बाद जयश्री और आद्रिका के कदम उदयपुर की जमीन पर पड़े। उदयपुर आते ही जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। वहीं जाने क्यों आद्रिका को वहां आकर काफी अपनेपन का एहसास हुआ। जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले, सामने ढेरों रिपोर्टर्स खड़े थे। ये देख आद्रिका हैरान रह गई। तभी एक ड्राइवर की वर्दी पहना आदमी आया और उसने जयश्री और आद्रिका के सामने सिर झुकाकर कहा, खम्मा गड़ी राजकुमारी साहिब। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जयश्री ने बिना भाव के कहा, घड़ी खम्मा, हरीश काका। ड्राइवर, जिसका नाम हरीश था, बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका ने जयश्री की तरफ देखा तो जयश्री ने कहा, अभी कुछ मत पूछना, समय आने पर हम खुद बताएंगे। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा। हरीश दोनों को अपने साथ गाड़ी तक ले गया, लेकिन रिपोर्टर्स इतने थे कि जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हरीश गार्ड्स को बुलवा लिया। फिर वो गाड़ी में बैठे और राठौर पैलेस की तरफ बढ़ गए। शिमला। अर्णव कमरे में लेटा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी कमरे में अली आया। अली बहुत घबराया हुआ था। अली को ऐसे देख अर्णव ने हैरानी से उठकर कहा, अली क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? अली ने हांफते हुए कहा, बॉस खबर ही ऐसी मिली है। अर्णव ने कहा, क्या खबर मिली है? अली ने कहा, जूलिया भाभी की सौतेली बहन है और उसका असली नाम आंचल है। उसने हमसे अपनी असली पहचान छिपाई कि वो उदयपुर की छोटी राजकुमारी है। ये सुनकर अर्णव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, जूलिया को पता है कि आरू? अली ने कहा, शायद नहीं। अर्णव अपना सर अपनी हथेलियों में फंसाकर बैठ गया। तभी सिया शंकर के साथ आई। सिया आते ही अर्णव की गोद में चढ़ गई और बोली, मामू एंजल कहाँ है? उनके घर पर लॉक लगा हुआ है। अर्णव ने अपने चेहरे के भावों को खुशी में बदलते हुए कहा, बेटा वो कहीं घूमने गए हैं, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। सिया ये सुन रो पड़ी। अर्णव उसे चुप करवाने लग गया। सिया ने कहा, अब हम उन्हें कैसे साथ लेकर जाएंगे? अर्णव ने कहा, हम उन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे मेरी जान। ये आपके मामू का अपनी प्रिंसेस से वादा है। सिया ने सिर हिला दिया। अर्णव ने सिया के आंसू पोंछे। फिर शंकर और अली चले गए। अर्णव सिया को सुलाने लगा। जब सिया सो गई, अर्णव अपना फोन लेकर बैठ गया। उसे आद्रिका के मैसेज का इंतजार था। वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसने फोन टेबल पर रखा और आंखें बंद करके वापस अपने अतीत के पन्नों को पढ़ने लगा। फ्लैशबैक। अर्णव की माँ, पापा और बहन ने अपने आप को फांसी दे दी थी। अर्णव ये देखकर रो पड़ा। कुछ देर बाद वो घर से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने वहां जाकर कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस जब उनके घर आकर तहकीकात करने आई तो उन्होंने तहकीकात करके कहा कि आग गैस लीक की वजह से हुई है। तभी उनके अधिकारी का फोन बजा। उसने उठाया। कुछ देर बात करके उसने अर्णव से कहा, इन लोगों ने आत्महत्या की है और शायद गलती से किसी ने गैस ऑन छोड़ दी हो, तो तुम्हारे स्विच ऑन करते ही ब्लास्ट हो गया। अधिकारी की बात अर्णव मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन अधिकारी बिना उसकी बात सुने वहां से चला गया। फिर अर्णव सिया को लेकर उस अनाथ आश्रम में गया जहां अली, शंकर और विशाल रहते थे। वहां जाकर उसने उन्हें सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर तीनों उसे दिलासा देने लगे। अनाथ आश्रम के मालिक ने अर्णव और सिया को वहां रख लिया। कुछ दिन बाद अर्णव वापस घर गया। वो वहां से कुछ सामान लेने गया था। घर के बाहर ही उसे 4 गुंडों टाइप आदमियों ने रोक लिया और उसे पीटने लगे। अर्णव ने अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन वो चारों उस पर भारी पड़ रहे थे। कुछ देर बाद गुंडे टाइप आदमी बोले, भाव से पंगा मत लेना और चुपचाप जहाँ जिंदगी जी रहा है जी, वरना तू और तेरी बहन की बेटी है ना, सीधे यमराज के पास जाओगे। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। अर्णव जैसे तैसे मेन रोड ताल पहुंचा और एक ऑटो में बैठकर अनाथ आश्रम में गया। वहां जाकर उसने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर विशाल बोला, अर्णव मुझे लगता है इन्हीं का हाथ है अंकल, आंटी और दीदी की मौत में। अर्णव ने अपना सर हिला दिया। अली ने कहा, पुलिस तो भाई लगता है कि कोई भी तहकीकात नहीं करेगी, तो हम ही करें। फिर अर्णव के ठीक होने पर चारों ही तहकीकात करने में लग गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन वो चारों जूलिया से मिले कॉलेज में। वो उनकी जूनियर थी। वो उनके ग्रुप में शामिल हो गई। जब अर्णव ने अपने बारे में सब कुछ बताया तो जूलिया को उससे काफी हमदर्दी हुई। उसने उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद उसने उन्हें बताया कि ऋतुराज ने रिद्धि के रेपिस्ट के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी एसीपी के साथ, लेकिन गुप्त तरीके से इसकी खबर एमएलए को लग गई और उसने सब तबाह कर दिया। सब कुछ सुनकर अर्णव का खून जल गया। अर्णव ने कहा,
मुझे उसका खून करना है। उसने मुझसे मेरा परिवार छीना है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चारों ने उसे मुश्किल से संभाला। फिर एक दिन अर्नव ने शिमला में ही एक गैंगस्टर की जान बचाई। गैंगस्टर ने अपनी जान बचाने के बदले उसे जब कुछ देना चाहा तो अर्नव ने उससे एमएलए की मौत मांगी। पहले गैंगस्टर को हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने जब अर्नव की दर्द भरी कहानी सुनी तो मान गया। उस गैंगस्टर ने अर्नव, अली, शंकर, विशाल और जूलिया को सब सिखाया। और फिर एक दिन अर्नव ने उस एमएलए को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ ही साथ रिद्धि के रेपिस्ट को भी मार दिया। उन्होंने उनकी लाश एक झील में फेंक दी, जिसको मगरमच्छों ने उन्हें खा लिया, जिसे कोई केस भी नहीं बना। अर्नव इन सब का साया सिया पर पड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो लोग वहां से मुंबई चले गए। उस गैंगस्टर ने अर्नव और उसके ग्रुप को अपने साथ शामिल कर लिया। अब वो गैंगस्टर इंडिया के बाहर रहता है, क्योंकि इंडिया का सारा काम अर्नव संभालता है। सब कुछ याद करके अर्नव की आंखों से आंसू निकल आए। उदयपुर, राठौर पैलेस। आद्रिका और जयश्री की गाड़ी पैलेस के बाहर रुकती है। अजय सिंह आकर दोनों तरफ का दरवाजा खोलता है। आद्रिका बाहर निकलती है। अजय सिंह सिर झुकाकर बोला, खम्मा गढ़ी राजकुमारी साहिबा, खम्मा गढ़ी बड़ी रानी साहिब, स्वागत है आप दोनों का। जयश्री ने सिर हिलाकर कहा, घड़ी खम्मा। आद्रिका ने जयश्री को देखा तो जयश्री ने उसे इशारे में ही कुछ कहा तो आद्रिका ने अटकते हुए कहा, घड़ी खम्मा। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से जूलिया यानी आंचल बाहर निकली। उसे देख अजय सिंह ने कहा, खम्मा घड़ी छोटी राजकुमारी साहिब। आद्रिका और जयश्री की उस तरफ पीठ थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाई और ना ही वो दोनों उसे। आंचल ने अजय सिंह को इग्नोर किया और आगे कदम बढ़ाए ही थे कि आद्रिका की बराबरी में खड़ी होकर उसकी तरफ नजर घुमाई। वहीं आद्रिका ने भी उसकी तरफ नजर उठाई। दोनों ही एक दूसरे को देख हैरानी से हल्के से चीख उठी। तुम? अजय सिंह दोनों को देख घबरा गया। वहीं जयश्री ने भी आंचल को देख लिया। उसने मन ही मन कहा, अजय सिंह ने इसे छोटी राजकुमारी कहा, यानी कि ये। जयश्री की आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने झट से छुपा लिया। अजय सिंह ने जल्दी से देवराज को मैसेज करके इस बारे में सूचित किया। वहीं आद्रिका और आंचल एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से घूर रहे थे। कुछ ही देर में आंचल, आद्रिका और जयश्री के आने की खबर देवराज और काव्या को लग गई। दोनों ही बाहर गए। सामने जयश्री और आद्रिका को देखकर काव्या ने मुंह फेर लिया और फिर आंचल की तरफ बढ़ गई। वहीं जयश्री और देवराज इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में ही खो गए। दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और नाराजगी साफ नजर आ रही थी, लेकिन प्यार नाराजगी से ज्यादा था। काव्या ने आंचल को गले लगा लिया। आद्रिका दोनों को अजीब नजरों से देखने लगी। वहीं देवराज के कदम खुद ब खुद जयश्री की तरफ बढ़ गए। तभी आद्रिका की नजर देवराज पर पड़ी। उसे देखते ही आद्रिका के कदम भी खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। जब ये जयश्री ने देखा तो घबरा गई। उसे घबराया हुआ देखकर देवराज ने उससे नजरें हटाकर जब आद्रिका को देखा तो वो रुक गए। आद्रिका को देख देवराज की आंखों में आंसू आ गए। आद्रिका के चेहरे पर भी वही तेज था जैसे देवराज के चेहरे पर था। दोनों बाप बेटी की आंखें भी नीली थी। देवराज ने आद्रिका की तरफ बढ़कर उसके सिर पर जैसे ही हाथ रखा, पता नहीं क्यों आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे काफी अपनेपन का एहसास हो रहा था। वहीं जयश्री की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। काव्या और आंचल की नजरें भी उन पर थीं। काव्या को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आंचल को ये सब काफी अजीब लग रहा था। देवराज ने बिना कुछ कहे आद्रिका को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। आखिरकार आज पहली बार वो अपनी बेटी से मिल रहा था। आंचल ने काव्या से कहा, राजा साहेब आद्रिका को ऐसे क्यों गले लगा रहे हैं? काव्या ने हैरानी से पूछा, तू इसे जानती है? आंचल ने नफरत भरे लहजे में कहा, नफरत करती हूँ मैं इससे। इस लड़की ने मुझसे मेरा प्यार छीना है। काव्या ने कहा, और अब ये तुझसे तेरा हक छीनने आई है। आंचल उसे असमंजस में देखने लगी तो काव्या ने बाद में बताने को कहा। वहीं देवराज ने आद्रिका को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया। जयश्री ने अब अपने आंसू पोंछे। वो आगे बढ़ी और जैसे ही आद्रिका को देवराज से दूर करने लगी, देवराज ने आद्रिका की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, रानी साहिब अंदर चलिए, यहाँ कुछ भी मत कीजिए। जयश्री ने कुछ नहीं कहा और आहिस्ता से आद्रिका की कलाई देवराज से छुड़वाई। आद्रिका उसे देखने लगी। उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी काव्या बोली, राजा साहिब उदयपुर की राजकुमारी आई है, स्वागत नहीं करेंगे? देवराज ने उसकी तरफ देखा तो तब जाकर उसकी नजर आंचल पर गई। आंचल को देख उसके भाव गुस्से में बदल गए। देवराज ने अजय से कहा, अजय सिंह उदयपुर की बड़ी रानी साहिब और बड़ी राजकुमारी साहिब का सामान उनके कमरे में पहुंच जाना चाहिए और जो मेहमान आए हैं उनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचवा दो। फिर देवराज ने जयश्री को अंदर चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गए। जयश्री भी आद्रिका का हाथ पकड़कर देवराज के पीछे चल दी। वहीं काव्या देवराज की बात सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह गई और उनके पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर इतनी सजावट देख आंचल ने काव्या के कान में कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे आने पर इतनी सजावट हुई है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये जो फूल है ये मेरी पसंदीदा क्यों नहीं लगे? काव्या ने कुछ नहीं कहा। तभी फूलों को देख आद्रिका खुशी से बोली, माँ ये तो मेरी फेवरेट फूल है। उसकी बात सुन जयश्री ने बस सर हिला दिया और देवराज बस मुस्कुरा दिया। फिर देवराज ने जयश्री से कहा, आप पहले कुछ खाएंगी? जयश्री ने उसे टोकते हुए कहा, हमें सोना है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स हमें परेशान करे। जयश्री के टोकने की अदा पर देवराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि सिर्फ जयश्री ही थी जो उसकी बात टाल सकती थी। वहीं उसके टोकने पर आंचल ने काव्या से पूछा, ये कौन है? इन्होंने इन्हें टोक कैसे लिया? राजा साहेब तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते।
और अब ये मुस्कुरा रहे हैं? काव्या ने कहा। पत्नी है उनकी। ये सुनकर आंचल को झटका लग गया। काव्या उसे खींचते हुए वहां से उसके कमरे में ले गई। वहीं देवराज ने एक नौकर से कहलवाकर आद्रिका और जयश्री को भी कमरे में भिजवा दिया। एक कमरे तक पहुंचकर नौकरानी रुक जाती है और बोलती है, राजकुमारी साहिब, ये आपका कमरा है। जयश्री आद्रिका को लेकर जैसे ही जाने लगती है, नौकरानी फिर से बोली, माफ करिएगा रानी साहिब, लेकिन आपका कमरा दूसरा कमरा है, इस कमरे के साथ वाला। जयश्री एक नजर उस कमरे को देखती है और फिर बोलती है, ठीक है, हम चले जाएंगे, आप जाइए। वो नौकरानी चली गई। जयश्री फिर आद्रिका को लेकर उसके कमरे में गई। कमरे के बीच में गोल आकार का बेड था। एक तरफ बालकनी थी तो दूसरी तरफ बाथरूम। बाथरूम के दाईं तरफ वार्डरोब था। कमरे में आते ही पहले जयश्री ने दरवाजा लॉक किया और आद्रिका ने अपने सवालों की बरसात शुरू कर दी। जयश्री ने उससे कहा, आदि, मेरी भी बात सुन ले, कब तक सवाल करती रहेगी? आद्रिका ने झुंझला कर कहा, तो मैं क्या करूं माँ? यहाँ सब ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम कहीं के राजा महाराजा हों, और ऊपर से इतना बड़ा महलनुमा पैलेस। माँ, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? जब से इस उदयपुर की धरती पर पांव धरे हैं, सब कुछ ही बदल गया है। जयश्री ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरी पहली बात बिल्कुल सही है। तुम यहाँ की राजकुमारी हो और होने वाली रानी हो, और मैं यहाँ की रानी हूँ। और आदि, कुछ बदला नहीं है, बस तुम अब हकीकत से रूबरू होने वाली हो। आद्रिका ने कहा, कब बनी मैं राजकुमारी? मैं तो शिमला में रहने वाली एक मासूम सी लड़की हूँ, और कैसी हकीकत? जयश्री ने कहा, देख बेटा, अभी तो मैं तुझे सब कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी बस ये समझ ले कि ये तेरा अपना घर है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बेटा, यहाँ किसी से कोई भी बात मत करना शिमला के बारे में। और हाँ, एक और बात, जो वो शख्स है जिन्होंने तुझे सीने से लगाया था, उनसे दूर रहना, और साथ साथ उस औरत से भी जिसने जूलिया को गले लगाया। आद्रिका ने कहा, माँ, अभी तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। जयश्री सिर हिलाकर जाने लगती है। तभी आद्रिका बोली, माँ, भूख लगी है। जयश्री ने कहा, खाना भिजवाती हूँ। फिर जयश्री कमरे से बाहर निकल जाती है। वो वहां से सीधा रसोई में जाती है। वहां के हेड धीरज उसे देखकर बोला, रानी साहिब, आप यहाँ, हमें कह दिया होता, हम आ जाते। जयश्री ने कहा, कोई बात नहीं, आप बड़ी राजकुमारी साहिब के कमरे में कुछ हल्का खाने को भेज दीजिए, कुछ ज्यादा हैवी मत भेजिएगा, साथ में सरदर्द की दवा भी दे दीजिएगा। धीरज सिर हिला देता है। जयश्री पीछे मुड़ती है तो सामने देवराज को पाती है। उसे देख वो नजरें फेर लेती है। देवराज ने कहा, राजकुमारी ठीक है? जयश्री ने उसे घूरते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आदि की फिक्र करने के लिए उनकी माँ है राजा साहिब। जयश्री ने राजा साहिब पर थोड़ा जोर देकर कहा था। देवराज ने शांतिपूर्वक कहा, भूलिए मत कि हम भी उनके पिता हैं। जयश्री कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर किचन में खड़े नौकरों पर गई जो उनकी बातें सुन रहे थे। जयश्री ने अपना गुस्सा शांत किया और फिर कहा, ज्यादा सफर करने के बाद आदि का सर दर्द होने लगता है, और जो वो यहाँ आकर सह रही है उससे उसका सर दर्द और बढ़ जाएगा। जयश्री फिर किचन से बाहर निकल गई। देवराज ने किचन में खड़े हेड से कहा, जैसा रानी साहिब ने कहा वैसा हो जाना चाहिए। तभी हेड बोला, सर, वो छोटी रानी साहिब ने छोटी राजकुमारी साहिब के कमरे में खाना भिजवाने को कहा है। देवराज ने कहा, पहले बड़ी राजकुमारी के पास जाना चाहिए, उन्हें दवा भी लेनी है। एक और बात, सभी नौकरों से कह देना कि छोटी राजकुमारी छोटी रानी साहिब से पहले बड़ी रानी साहिब और बड़ी राजकुमारी साहिब का कहा मानना है। वो सिर हिला देते हैं। देवराज फिर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या आंचल को सब बताकर चली जाती है। आंचल अपने कमरे में बैठी खुद से बोली, तुम्हारी माँ ने पहले मेरी माँ का प्यार छीना, और अब तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और साथ ही साथ बाप का प्यार भी। आद्रिका, अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि किसी से कुछ छीनने से उसे कैसा फील होता है। आद्रिका आंचल के शातिर दिमाग से बेखबर अपना फोन लेकर अर्नव को फोन लगाती है। अर्नव उसका फोन पहले रिंग में ही उठा लेता है। ये देख आद्रिका हंसते हुए बोली, फोन पर ही बैठे थे क्या? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। कब पहुंची तुम? आद्रिका ने कहा, पहुंच तो बहुत ही पहले गई थी, लेकिन फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। अर्नव ने सिर्फ हम कहा। दोनों ही अब खामोश हो गए। आद्रिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जूलिया के बारे में बताए या नहीं। कुछ देर बाद आद्रिका के कमरे में नौकरानी जैसे ही खाना लेकर आई, आद्रिका ने अर्नव से कहा, अनु, मैं कल बात करती हूँ, अभी खाना खाना है। अर्नव ने कहा, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। आद्रिका ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लव यू टू। आद्रिका ने फोन काटा और फिर खाना खाने लगा। वहीं जयश्री जैसे ही अपने कमरे में गई, कमरे को देख हैरान रह गई। ये वही कमरा था जिसमें वो देवराज के साथ सालों पहले रहती थी। पूरा कमरा वैसे का वैसा ही था। बेड के पीछे देवराज और जयश्री की एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें दोनों ने ही रात से कपड़े पहने थे। उस तस्वीर के आसपास उन दोनों की और भी तस्वीरें थी। जयश्री वहां स्थित हर चीज को छू छू कर देख रही थी और उसे महसूस कर रही थी। तभी पीछे उसके कानों में देवराज की आवाज टकराई, कैसा लग रहा है सालों बाद अपने कमरे में आकर श्री? जयश्री ने जब उसकी आवाज सुनी तो पहले अपने चेहरे का भाव सख्त कर लिया और फिर उसकी तरफ मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजा साहिब? आप जाइए ना अपनी महबूबा के पास और अपनी बेटी के पास। देवराज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, उन्हीं के पास ही तो है। जयश्री ने अपना कदम पीछे लेते हुए कहा, हम काव्या और आपकी दूसरी बेटी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरी मोहब्बत उसी वक्त खत्म हो गई थी जब आपके कारनामों के बारे में पता लगा था, और आदि सिर्फ हमारी बेटी है, कभी उसकी आइडेंटिटी नहीं देखी। वहाँ पर आद्रिका शर्मा लिखा होता है, ना कि आद्रिका सिंह राठौर। आपका मेरी बेटी पर ना तो कोई हक है और ना ही रहेगा। हम अगर यहाँ आए हैं तो सिर्फ सब कुछ खत्म करने के लिए।
देवराज ने कहा, श्री, ये आप सरासर गलत कर रही हैं। पहले तो आपने मुझसे उससे मिलने का हक नहीं दिया और अब आप चाहती हैं कि हम अपनी बेटी के पास होकर भी दूर हो जाए। जयश्री ने गुस्से से कहा, आपको बेटी से और यहाँ होने वाली रानी से ही मतलब है ना राजा साहिब, तो फिर जो आपकी दूसरी बेटी है उसे ही बना दीजिए, वैसे भी आपके दिल के करीब होगी। अब आपको अपनी महबूबा यानी कि काव्या के पास जाना चाहिए। वो आपका इंतजार कर रही होंगी अपने कमरे में। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर कि उनका पति अपनी पुरानी पत्नी के साथ है। देवराज को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने जयश्री की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, महादेव जानते हैं कि हमने कभी भी अपने दिल में काव्या को वो जगह नहीं दी जो आपको दी है। हम सिर्फ दुनिया वालों के सामने पति पत्नी है। असलियत तो ये है कि ना वो हमारी पत्नी है और ना ही हम उनके पति। श्री, उस रात को जो हुआ वो सब एक भूल थी, नशे में एक गलती थी जिसका भुगतान आज तक भुगत रहा हूँ। अपनी पत्नी और बेटी से दूर रहकर आज तक हमने काव्या को छुआ तक नहीं है। उन्हें इतनी इज्जत सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं ताकि कहीं वो गुस्से में आकर हमारे खानदान का नाम मिट्टी में ना मिला दे। लेकिन सच में श्री, उस दिन के अलावा हमने उन्हें करीब कभी भी नहीं आने दिया। हमने आज तक उसकी बेटी को नहीं अपनाया। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन आज तक कभी भी उससे अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। श्री, आज तक मैं परायों के बीच में था, लेकिन आपके आने से अब मैं अपनों के बीच में हूँ। जयश्री को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपना चेहरा फेर कर कहा, हमें नींद आ रही है। देवराज बस मुस्कुरा दिया। उसने उसे छोड़ दिया। जयश्री पीछे हो गई। देवराज जाने लगा, लेकिन तभी रुक कर बोला, राजा साहिब, हम बाहर वालों के लिए हैं, आपके लिए हम देव हैं। जयश्री ने कुछ नहीं कहा। देवराज वहां से चला गया। जयश्री कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जयश्री कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। वहीं देवराज स्टडी में बैठा पुरानी यादों में खोया हुआ था। फ्लैशबैक। जयश्री और देवराज उदयपुर के राजा रानी थे। उस वक्त उनके साथ देवराज के माँ बाप महाराणा तेजस सिंह राठौर और महारानी सुमित्रा सिंह राठौर भी थे। जयश्री और देवराज का प्रेम विवाह हुआ था। जयश्री एक ब्राह्मण परिवार से थी। तेजस और सुमित्रा ने तो जयश्री को अपना लिया, लेकिन जयश्री के माँ बाप ने देवराज को अपनाने से इनकार कर दिया। जयश्री देवराज के साथ खुश थी। दोनों के बीच अटूट प्यार था। शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। देवराज इस कारण जयश्री से थोड़े उखड़े उखड़े रहने लगे। जयश्री ने कई जगहों पर जाकर माथा टेका, मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक बार देवराज बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए। वहाँ वो काव्या से मिले। काव्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। वो एक होटल में मैनेजर थी। जिस होटल में देवराज रुका था, उसी होटल में काव्या मैनेजर थी। पहले तो देवराज ने काव्या पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं काव्या देवराज का रुतबा देखकर उस पर मर मिटी थी। उसने सोच लिया कि कैसे भी करके देवराज को उसे अपने जाल में फंसाना है। देवराज को दिल्ली में 2 हफ्ते ठहरना था। होटल की 5वीं सालगिरह पर वहाँ पार्टी थी, जिसमें देवराज को भी आमंत्रित किया गया था। देवराज भी वहाँ पहुँच गया। काव्या उसे देख उसके पास चली गई। देवराज सोफे पर बैठा था। काव्या उससे चिपक कर बैठ गई, लेकिन देवराज असहज हो गया, जिस कारण वो साइड हो गया और बोला, मैम, अगर आपको यहाँ बैठना है तो बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। इतना बोल जैसे ही वो उठने लगा, काव्या ने झट से हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। काव्या के छूने से देवराज उसे घूरने लगा, तो काव्या ने उसका हाथ झट से छोड़ दिया। काव्या ने कहा, सॉरी राजा साहिब, वो बस आपके साथ कुछ बातें करनी थी। देवराज उसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर बोला, कहिए। काव्या ने कहा, मैंने सुना है कि आपने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है। मैं बस आपसे कुछ टिप्स लेना चाहती हूँ ताकि मुझे भी आइडियाज मिले। ये सुनकर देवराज उसे टिप्स बताने लगा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। ये देख काव्या खड़ी हुई और बोली, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। काव्या पानी का गिलास लेने चली गई। कुछ देर में वो पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते वक्त देवराज को इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगा, लेकिन फिर उसने इग्नोर करके पी लिया। कुछ ही देर में उसका सर चकराने लगा। ये देख काव्या उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सब पार्टी में मस्त थे और लाइट भी डिम थी, तो किसी की नजर उन पर पड़ी ही नहीं। काव्या ने कमरे में ले जाकर देवराज को बेड पर लिटाया। फिर उसने दरवाजा लॉक किया। उसके बाद देवराज बेहोश हो गया और उसे पता ही नहीं लगा कि उसके साथ हुआ क्या। अगली सुबह जब उसने अपनी बाहों में काव्या को देखा तो चौंक गया। वो पिछली रात की बात याद करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। देवराज उसे ऐसे ही छोड़कर अपना बैग लेकर दिल्ली से उसी वक्त फ्लाइट लेकर उदयपुर चला गया। उदयपुर आते ही उसे खबर मिली कि जयश्री बेहोश हो चुकी है। ये सुनते ही उसे लगा जैसे कि उसकी धड़कन रुक गई हो। वो सीधा जयश्री के कमरे में गया। कमरे में सुमित्रा थी, तेजस था और साथ में डॉक्टर थी, जो कि जयश्री को देख रही थी। देवराज झट से जयश्री के पास गया। उसने जाकर जयश्री का सर अपनी गोद में रख लिया और कहा, डॉक्टर, क्या हुआ है श्री को? ठीक तो है ना मेरी श्री? वही सब देवराज को देखकर अचानक हैरान हो गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहिब, मिठाई बांटे, उदयपुर को राजपुत्र या फिर राजकन्या मिलने वाली है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिस खबर का इंतजार सभी को इतनी देर से था, वो खबर उन्हें अब मिल चुकी थी। सुमित्रा ने अपने गले में पहना हुआ हार निकालकर डॉक्टर को पहना दिया। देवराज ने अजय से कहकर पूरे उदयपुर में
मिठाई बांटने को कहा। महल में खुशियों का आगमन हो रहा था। अब कमरे में सिर्फ देवराज और जयश्री थे। देवराज बहुत ही प्यार से जयश्री को निहार रहे थे। कुछ ही देर में जयश्री को होश आने लगा। ये देख देवराज ने उसे अच्छे से बैठा दिया। जयश्री देवराज की ओर देखकर बोली, आप यहाँ? आप तो दिल्ली गए थे और 2 हफ्तों के बाद आने वाले थे। देवराज ने कहा, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गए। जयश्री ने सर हिला दिया। तभी उसे उल्टी आने लगी तो वो बाथरूम की ओर दौड़ी। ये देख देवराज भी गया। उसकी पीठ सहलाने लगा। जब जयश्री ने उल्टी कर दी तो देवराज ने उसका मुंह अच्छे से धोया। फिर वो उसे बेड पर ले गए। जयश्री ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि हमें हुआ क्या है। चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। देव, आप डॉक्टर को बुलाए ना। देवराज ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और कहा, आप माँ बनने वाली हैं श्री। ये सुनते ही जयश्री चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो देवराज के सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी जयश्री उससे अलग हुई और बोली, इसलिए आप इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, वरना आप तो हमारे पास भी नहीं आ रहे थे। देवराज ने ये सुनकर सिर झुका लिया और कहा, हमें माफ कर दीजिए श्री। सभी आपको दोषी ठहरा रहे थे कि आप में कमी है और आप भी जानती हैं कि हम आपके खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए जो आपसे इतने दिन दूर रहे। हम वादा करते हैं कि अब आपसे एक पल भी दूर नहीं होंगे। जयश्री मुस्कुरा दी। उसके सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे बाहों में भर लिया। वो दिल्ली के बारे में भूल गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देवराज का अपने बच्चे के लिए प्यार बढ़ने लगा। वो एक बेटी चाहता था। तेजस भी बेटी ही चाहता था। देवराज का भाई स्वराज की पत्नी भी गर्भ से थी। घर में 2-2 खुशियां आने वाली थी, जिसका इंतजार सभी को था। 8 महीने पूरे हो चुके थे। जयश्री अब ज्यादातर कमरे में ही रहती थी। वैसे तो देवराज हर वक्त उसके साथ होता था, लेकिन आज वो किसी जरूरी मीटिंग के कारण बाहर गए थे। तभी एक नौकरानी ने आकर कहा, रानी साहिब, कोई काव्या नाम की औरत आई है। वो कह रही है कि उन्हें राजा साहिब से मिलना है। जयश्री ने कहा, उन्हें यही भेज दीजिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। कुछ देर में काव्या उसके सामने थी, लेकिन उसका पेट निकला हुआ था। साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। जयश्री ने उसे बैठने को कहा। जयश्री ने कहा, जी कहिए, आप कौन है? काव्या ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ देवराज से मिलने आई हूँ। देवराज का नाम सुनते ही जयश्री ने उसे घूरते हुए कहा, तहजीब से बात करिए मोहतरमा। देव यहाँ के राजा है, ना कि कोई राज रहते मामूली आदमी। आपको उनका नाम लेने का कोई भी हक नहीं है। और जहाँ तक बात रही हम कौन है, तो हम यहाँ की छोटी रानी है, जयश्री, देव की पत्नी। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देवराज विवाहित है। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए रानी साहब, हम काव्या हैं। जयश्री ने कहा, कौन काव्या? हमने तो किसी काव्या का जिक्र नहीं सुना देव से। काव्या ने कहा, सुनेगी भी कैसे? ऐसी बातें कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता। जयश्री ने कहा, साफ साफ कहिए। काव्या ने कहा, मैं राजा साहेब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने दिल्ली में मेरे साथ। आगे वो कुछ नहीं बोली। वहीं काव्या की बात सुन जयश्री चौंक उठी। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, क्या कह रही हैं आप? हम कैसे मान लें कि आप सच कह रही हैं? काव्या ने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें निकालकर उसके सामने कर दी। उसमें वो देवराज के साथ बेहद करीब था। सब तस्वीरों को देख जयश्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। काव्या जयश्री के पास आई और बोली, रानी साहिब, हमें यहाँ पनाह दे दीजिए। मुझे तो मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया। रानी साहिब, हम वादा करते हैं कि हम आपके पति के करीब नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को एक पहचान दे दीजिए, वरना आप तो जानती ही है कि नाजायज बच्चे को ये दुनिया की नजरों से देखती है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें तो ये दुनिया ताने मार मार कर मार डालेगी। जयश्री को देवराज पर उसकी हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने काव्या से कहा, आज से आप यहाँ की रानी हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलकर जयश्री ने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और बाहर निकल गई। वहीं पीछे खड़ी काव्या कुटिलता से मुस्कुरा दी। नीचे जाते ही जयश्री का सामना देवराज से हो गया। देवराज उसे देखकर बोला, श्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मना किया है ना आपको नीचे आने से। जयश्री ने उसकी बात को नजरअंदाज करके उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। देवराज हैरानी से उसे देखने लगा। तेजस और सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आए। जयश्री ने कहा, नफरत है हमें आपसे। आपका हम पर और हमारी संतान पर कोई हक नहीं है। आप रहिए अपनी महबूबा के साथ। इतना बोल वो वहां से चली गई। देवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक नौकरानी से पूछा, क्या हुआ रानी साहिब को? उसने कहा, हमें कुछ नहीं पता राजा साहिब, बस एक औरत आई थी। देवराज ने कहा, कौन? नौकरानी ने कहा, काव्या। काव्या का नाम सुनते ही देवराज हैरान रह गए। उसे दिल्ली वाली रात याद आ गई। तेजस ने जब देवराज से काव्या के बारे में पूछा तो देवराज ने उसे सब बता दिया। सब कुछ सुनकर सुमित्रा और तेजस उससे खफा हो गए। देवराज सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ बेड पर काव्या आराम से बैठी फ्रूट खा रही थी। उसने जब काव्या की हालत देखी तो समझ गया कि जयश्री क्यों गई है। काव्या उसे देखकर बोली, आप तो मुझे वहां छोड़कर भाग आए। देवराज ने कहा, देखो तुम्हें जितने भी पैसे। काव्या ने उसे टोकते हुए कहा, राजा साहिब, हमें तो हमारे बच्चे को पहचान देनी है ताकि कोई उसे नाजायज ना कहे। देवराज जाने लगा, लेकिन तभी रुका और बोला, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार कर दूंगा, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या सिर हिलाकर चली गई। देवराज सीधा अजय के पास गया और जयश्री के बारे में पता लगाने को कहा।
कुछ दिनों बाद उसे पता लगा कि जयश्री अपनी किसी सहेली सीमा के साथ शिमला गई है। ये खबर जैसे ही देवराज को पता चली, उसने अजय से कहलवाकर उनकी सुरक्षा के लिए अपने कुछ आदमियों को भेज दिया। जब उसे पता चला कि उसे बेटी हुई है तो वो देखने जाना चाहता था, लेकिन वहाँ काव्या को भी उसी दिन बेटी हुई थी। इसी दौरान सुमित्रा का देहांत हो गया। तेजस की भी तबीयत खराब रहने लगी। जब उसका भी देहांत हो गया तो काव्या को पता चला कि तेजस की बनाई वसीयत के मुताबिक उसका सब कुछ आद्रिका के नाम पर हो जाएगा। जब वो 22 साल की हो जाएगी तब तक सब कुछ जयश्री का रहेगा। सब कुछ याद करके देवराज ने कहा, श्री अब आप आ गई है ना तो अब हम आपको जाने देंगे, ना ही अपनी बच्ची को। बहुत साल दूर रह लिए, लेकिन अब और नहीं। अगर काव्या या उसकी बेटी ने मेरी जिंदगी में दखल दिया तो मैं सारे लिहाज छोड़ दूंगा। अगला दिन सुबह 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका सुकून से सो रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और देवराज अंदर आया। वो आद्रिका की तरफ बढ़ गया। आद्रिका के पास बैठकर उसने उसके सर पर हाथ फेरा। आद्रिका ने भी नींद में ही हाथ पकड़ लिया और अपनी दोनों हथेलियों के बीच कर लिया। ये देख देवराज बस मुस्कुरा दिया। उसने दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाया और कहा, महादेव ही जानते हैं कि इस पल का हमने कितना इंतजार किया है। फिर उसने उसका माथा चूम लिया। वहीं ये सब कमरे के बाहर खड़ी काव्या देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने मन ही मन कहा, आज तक मेरी आंचल के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं किया जो इनके करीब रही, बल्कि उल्टा इस लड़की के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं भी काव्या गोयल हूँ, इतनी आसानी से अपनी बाजी पलट रानी तो आंचल ही बनेगी। काव्या वहां से चली गई। देवराज ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद वहां जयश्री आ गई। जयश्री ने उसका सर सहलाया और कहा, माफ करना बेटा, तुझसे बहुत कुछ छुपाया है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे माफ कर देगी। बस अब जल्द से जल्द यहाँ सब खत्म कर दूं और फिर अब दोनों वापस शिमला चले जाएंगे। इतना बोल वो भी उसका माथा चूमकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आद्रिका ने आंखें खोल ली। वो उठकर बैठ गई और बोली, ये क्या हो रहा है? वो आदमी कौन है और माँ ने ऐसे में मुझसे क्या छिपाया है? उस आदमी के स्पर्श से अभी तक मुझे गलत एहसास नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अपनापन मिला, जैसे किसी अपने ने आशीर्वाद दिया हो। लेकिन वो है कौन और माँ ने मुझे उनसे दूर रहने को क्यों कहा है? अगर माँ से पूछा तो वो तो नहीं बताएंगे। इनसे ही पूछ लूं या फिर उस लेडी से जो जूलिया को गले लगा रही थी। लेकिन एक मिनट, जूलिया यहाँ क्या कर रही है? मैंने कल अनु को भी नहीं बताया। अनु को बताती हूँ, शायद वही कुछ समझा दे। आद्रिका इतना बोल उठी और जैसे ही फोन ढूंढने लगी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कमरा खुला ही था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने जूलिया खड़ी थी। जूलिया को देख आद्रिका ने अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा, क्या चाहिए? जूलिया उसके कमरे के अंदर आते हुए बोली, अर्नव। आद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, वो कोई चीज नहीं है जो तुमने कहा और हाजिर हो गया। इंसान है वो, और एक बात ये कि वो मुझसे प्यार करते हैं, ना कि तुमसे। जूलिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वो शुरू से ही मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे अपने जाल में फंसा लिया और इसके आगे वो कुछ भी बोलती, पीछे से अजय आ गया। उसने आद्रिका को देख सर झुकाकर कहा, माफ करिएगा राजकुमारी साहिब, आपके बिना इजाजत लिए आ गया। आद्रिका कुछ कह ना सकी। फिर अजय ने जूलिया से कहा, छोटी राजकुमारी साहिब, आपको राजा साहिब छोटी रानी साहिब के कमरे में बुला रहे हैं। जूलिया ने अजय को घूरते हुए कहा, मुझे आद्रिका से बात करनी है। अजय सिंह ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, छोटी राजकुमारी साहिब, आपको कोई हक नहीं बड़ी राजकुमारी साहिब को नाम से बुलाने का। होने वाली रानी है वो, और आप राजा साहिब का आदेश टाल नहीं सकती। जूलिया ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसकी माननी चाहिए या नहीं? तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि देवराज का मैसेज है, जिसमें लिखा था कि वो बिना कोई नखरा किए आए। जूलिया ने एक नजर घूरकर आद्रिका को देखा और फिर अजय को देखकर वहां से चली गई। अजय भी वहां से चला गया। आद्रिका बेड पर बैठी और खुद से ही बोली, ये क्या था? वहीं दूसरी तरफ काव्या के कमरे में देवराज जूलिया का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में जूलिया आई और बेड पर बैठ गई। उसने पूरी तरह से देवराज को नजरअंदाज किया। देवराज ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे कारण हमारी राजकुमारी को छोटी सी भी तकलीफ हुई तो महादेव की सौगंध यही कब्र बना दूंगा। मुझे तुम दोनों श्री और राजकुमारी के पास दिखने नहीं चाहिए, और अपना ये शातिर दिमाग तो उससे दूर ही रखना। इतना बोल वो जैसे ही जाने लगा, जूलिया ने कहा, क्यों मानूं मैं आपकी बात? लगते कौन है आप मेरे? अब ये तो मत ही कहिएगा कि बाप हो आप मेरे, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हो। आप ना सिर्फ उस आद्रिका के बाप हो, आज तक कभी मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा है? कभी मेरी इच्छाएं पूरी की है? कभी? देवराज ने उसे टूटते हुए कहा, मैंने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई है तुम्हारे प्रति आंचल, और ये बात मेरा भगवान जानता है। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारी सोची हुई चीजें तुम्हें मिल जाया करती थी। जब भी तुम किसी प्रतियोगिता को जीतती थी तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होती थी। हाँ, मैंने आज तक तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन मैं तुम्हें भी अपनी बेटी होने के पूरे हक देता हूँ। वो अलग बात है कि आद्रिका से हमारा लगाव अलग है, लेकिन वो हमसे दूर रही। उनके सिर पर कभी भी उनके बाप का हाथ नहीं रहा। उनकी ख्वाहिशें अधूरी रही, लेकिन वही आप हमारे करीब थी। आपके सिर पर हर पल हमारा हाथ था, और आपकी ख्वाहिशें हर वक्त हमने पूरी की है। हर वक्त आपको लोगों की गिद्ध जैसी नजरों से बचाया है। जिसने भी आज तक आपको गलत नजरों से देखा है, उसकी आंखें निकाल चुके हैं हम। हमने आज तक अपना प्यार आपसे नहीं जताया। इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है काव्या। काव्या के कारण मैं अपनी पति से दूर हुआ। जानता हूँ ये कोई वाजिब कारण नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चलती हो। आज तक क्या तुम उदयपुर में किसी से भी इज्जत से पेश आई हो? ये सुनकर जूलिया ने सर झुका लिया। नहीं, हर वक्त हर इंसान से आप बदतमीजी से ही पेश आई है। तो अब ये मत कहिएगा कि हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जबकि आपने अपनी बेटी होने की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। हमने कभी भी आपकी नजरों में अपने लिए इज्जत नहीं देखी, हर वक्त गुस्सा देखा है। तो आप हमसे अच्छाई की उम्मीद क्यों करती हैं? लेकिन फिर भी हमने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। हम यही कहेंगे कि आप आद्रिका से दूर रहिएगा, वरना सारा लिहाज भूल जाएंगे हम। जूलिया कुछ नहीं बोली, बस शांत रही। लेकिन तभी काव्या बोली, अगर इतना ही प्यार आपको मेरी आंचों से है, तो रानी आप उस आद्रिका को क्यों बना रहे हैं, जबकि दोनों एक ही उम्र की है? देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, चाहे दोनों एक ही दिन पैदा हुई हो, लेकिन फिर भी आद्रिका आंचल से 2 घंटे बड़ी है, और वैसे भी ये इच्छा हमारे पिताजी की थी, और हम उनकी इच्छा अनुसार ही सब करेंगे। इतना बोल देवराज चला गया। कुछ देर में जूलिया भी चली गई। काव्या बेड पर बैठकर बोली, रानी तो मेरी आंचल ही बनेगी।